वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से मध्य प्रदेश में फूकेंगे इंतखाबी बिगुल। जबलपुर में करेंगे रोड शो। मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में ममता सरकार पर भी होगा निशाना। बिहार के नवादा में करेंगे इंतखाबी जलसा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम की संभालेंगे कमान। कडलोर कोरू विरुद्धनगर में करेंगे जलसा। तिरुचिरापल्ली में होगा रोड शो। बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह राजस्थान के पिलानी में करेंगे रैली। दीगर जमातों के लीडरों ने भी झोंकी ताकत। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा धचका। कांग्रेस के तजुर्बेकार लीडर दिनेश अग्रवाल ने छोड़ी कांग्रेस। पार्टी रुकनियत से दिया इस्तीफा। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज बोधगया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कन्वोकेशन में करेंगे शिरकत। महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल से मुकाबला आज, जबकि दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का गुजरात टाइटंस से होगा मुकाबला। कल राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को 6 विकेट से शिकस्त देकर दर्ज की चौथी जीत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां अपने शबाब पर हैं। तमाम पार्टियां इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 3 रियासतों का इंतखाबी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी बिहार के नवादा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी ने यहां से विवेक ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक इंतखाबी रैली करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जलपाईगुड़ी से बीजेपी उम्मीदवार जयंत राय की हिमायत में मुहिम चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से मध्य प्रदेश में भी इंतखाबी बिगुल बजाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का आज शाम जबलपुर में रोड शो होगा। बिहार के नवादा में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी रैली होगी। जमुई के बाद वज़ीर-ए-आज़म की ये दूसरी इंतखाबी रैली है। अवामी नुमाइंदे और बीजेपी कारकुनान रैली की तैयारियों में मसरूफ हैं। हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने इस सिलसिले में राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की सदर धर्मशिला गुप्ता से खुसूसी बातचीत की। प्रधानमंत्री की रैली, और आप इस रैली की तैयारी कैसे कर रही हैं? हमारे इस नवादा की पावन भूमि पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ चरण पड़ने वाला है और पूरा माहौल, पूरा नवादा लोकसभा के बूथ तक के कार्यकर्ता, बूथ तक की हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जो उन अंतिम पंक्ति के वंचित, गरीब, दलित और शोषित समाज की जो हमारी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं को पाकर काफ़ी खुशी रहे और मोदी जी को संबोधन सुनने के लिए वो कल प्रातः 9 बजे इस कुंती नगर के इस सभागार में उपस्थित रहेंगी। आप देखेंगे किस तरह से जन सैलाब यहाँ पर उभरेगा, युवाओं का, महिलाओं का और इस नवादा लोकसभा के सम्मानित मतदाता बंधु का, उन देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का जो स्क्रीन पर और टीवी पर माननीय मोदी जी को देखते हैं, जो विकास पुरुष हैं, जो प्रधान सेवक हैं, जो समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास। आपने आज क्या महसूस किया जब आप महिलाओं से मिल रही थी और महिलाओं से जब बात कर रही थी, तो आपको क्या लग रहा था कि आगामी जो चुनाव होगा उस चुनाव का रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो तय है, भाजपा में है, मोदी में है। हमारे एनडीए गठबंधन में बिहार में 40 की 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। महिलाओं में खुशी की लहर है। एक कार्यकर्ता, सामान्य परिवार की महिला को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उच्च सदन में भेजा, हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने उच्च सदन में भेजा, तो महिलाओं में एक ये प्रेरणा मिली है, उनको नई ऊर्जा मिली है, उनको नई खुशी मिली है
कि जब एक कार्यकर्ता उच्च सदन में जा सकता है तो मैं भी जा सकती हूँ। ये संदेश मोदी जी ने दिया है देश को। ये थी धर्मशिला गुप्ता, अभी हाल ही में सांसद बनी है राज्यसभा की, और इनका ये मानना है कि जब राज्यसभा में वो जाएंगी तो महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ूंगी और उनके लिए आवाज भी उठाऊंगी। और बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी के नवादा दौरे से अपोजिशन के लोग घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी आज नवादा की सभा में आ रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ आ रही है और ये प्रधानमंत्री के दौरे से जो राजद और महागठबंधन के लोग हैं इनकी जड़ें हिल गई। इनको ये लगने लगा है कि प्रधानमंत्री से जो बिहार की जनता इतना प्रेम करती है और प्रधानमंत्री भी प्रेम करते हैं बिहार से, इसलिए वो बार बार आ रहे हैं। और महागठबंधन को लगता है कि उन्होंने वीआईपी पार्टी से समझौता क्या कर लिया, वो लड़ाई में आ जाएंगे। अरे पिछली बार भी वीआईपी 0 पे आउट हुई थी, राजद 0 पे आउट हुआ था और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली थी। इस बार महागठबंधन को 1 भी सीट नहीं मिलने वाली। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र जनूबी हिंद की रियासतों में इंतखाबी जंग जारी है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर अवामी जलसे करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि नड्डा कुडलोर, कारू और विरुद्धनगर में जलसायाम करेंगे और नड्डा तिरुचिरापल्ली में भी रोड शो करेंगे। और राजस्थान में भी इंतखाबी मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। वजीर दिफा और सीनियर बीजेपी लीडर राजनाथ सिंह आज राजस्थान के पिलानी में एक जलसायाम करेंगे। वो पार्टी उम्मीदवार शोभा करन चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला और बीजेपी लीडर योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौसा में एक जलसायाम करेंगे। योगी आदित्यनाथ दौसा के लालसोट में एक जलसायाम से खिताब करेंगे। बहुजन समाज पार्टी लीडर आकाश आनंद लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में आज बुलंदशहर और गाजियाबाद में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। आकाश आनंद गाजियाबाद से बीएसपी उम्मीदवार नंद किशोर पंडर की हिमायत में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। इसके अलावा वो बुलंदशहर में बीएसपी उम्मीदवार गिरीश चंद्र जाटू की हिमायत में रैली करेंगे। लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस को मुसलसल धचके लग रहे हैं। उत्तराखंड से भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। साबिक काबीना वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिनेश अग्रवाल ने पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में उन्हें पार्टी की जानिब से जारी की गई 40 स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त में भी जगह दी गई है। फहरिस्त जारी होने के एक दिन बाद दिनेश अग्रवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दिनेश अग्रवाल तवील अरसे से रियासती कांग्रेस तंजीम से नाराज थे। चंद रोज कबल उन्होंने तंजीम में जिलाई और मेट्रोपॉलिटन सतह पर होने वाली तकरीरों पर भी बरहमी का इजहार किया था। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन की कॉल पर मुरादाबाद के सरकारी स्कूल के बच्चों ने लोगों को वोट डालने की तरकीब देने के लिए सैंड आर्ट और फेस पेंट तस्वीरें और ड्राइंग बनाई। हमने लगभग फ्लैक्सी पर जो लंबी पेंटिंग बनाई है वो 19 मीटर से ज़्यादा लंबी पेंटिंग बनाई है और इसके पीछे एक मकसद भी है क्योंकि 19 अप्रैल को है मतदान, तो हमने सोचा कि पेंटिंग्स भी इसी तरह से होनी चाहिए और उसमें जो हमने कार्टून्स और इलस्ट्रेशंस दिखाए हैं वो भी 19 से ज़्यादा ही है। आज 19 अप्रैल को जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम ये ड्राइंग बना रहे हैं। जो 18 साल से ऊपर के होते हैं वो लगाते हैं, मतदान करते हैं। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने पूर्वा मेदिनीपुर में जिले में एनआईए पर हुए हमले के ताल्लुक से कहा कि इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। The version of NIA and then the report of the government. Then only as governor I'll be able to say anything about it for certain. What is reported is ghastly, shocking. It should never have happened. A democracy cannot afford to have such things to happen in future.
The law has to take its course. The tendency of goons and antisocial elements bullying the law enforcement agencies does not bring credit to anybody down the line. We should deal with it with an iron hand. नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया के कन्वोकेशन में शिरकत करेंगे। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया के साथ गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्किलर समेत दीगर अफराद भी मौजूद होंगे। इसके बाद नायब सदर जमहूरिया MBA के 8वें बैच के नुमाया तलबा को मेडल और डिग्रियां देंगे। तलबा को एजाज से नवाजने के बाद नायब सदर जमहूरिया भी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। बाद में नायब सदर जमहूरिया गया में महाबौद्धि मंदिर भी जाएंगे। भारतीय सकाफत में बहुत से हैरत अंगेज फ़नून शामिल हैं। इनमें से एक बिहार के मिथिलांचल की मधुबनी पेंटिंग है। मिथिला सरजमी माँ सीता की जाए पैदाइश है और इसका रामायण से ख़ास ताल्लुक़ है। जाहिर है कि रामायण की कहानियाँ मधुबनी की पेंटिंग्स में देखी जा सकती हैं। इस सकाफती विरसे की अक्कासी करने वाली मिथिला रामायण की एक नुमाइश दिल्ली के ललित कला एकेडमी में भी मुनक़्क़द की गई। हिंदुस्तान का विरसा नवादरात और फनकारों से मालामाल है और हमारी लोक कहानियाँ इन फनून को तक़वियत बख्शती हैं। पिछले कुछ सालों में फन के तहफ़्फ़ुज़ और फनकारों को बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। इसी सिलसिले में ललित कला एकेडमी दिल्ली में मिथिला रामायण की एक प्रेजेंटेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें मिथिला खित्ते की मशहूर मधुबनी पेंटिंग को दिखाया गया है। अवार्ड याफ्ता खवातीन की जानिब से पेश किए गए नवादरात की नुमाइश का एहतमाम किया गया। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। वैसे तो भगवान श्री राम पूरे देश की आत्मा में निवास करते हैं, लेकिन मिथिलांचल में भगवान श्री राम का महत्व पाहुन के तौर पर विशेष है। उनका विशेष मान है, सम्मान है और उसी प्रेम को यहाँ पे मिथिला पेंटिंग ट्रेडिशन की महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस नुमाइश का इफ्तिताह सखाफत की वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी लिली पांडे ने किया और खवातीन की क़यादत में तरक्की के दौर में इस तरह की तक़रीबात को अहमियत दी। हम अभी इस दौर में आ गए हैं जहां पे विमेन डेवलपमेंट से आगे बढ़कर अब विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम लोग अग्रसर हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात जो मिथिला पेंटिंग्स की है, मधुबनी पेंटिंग्स की, ये जो चित्रकला शैली है महिलाओं द्वारा ही प्रैक्टिस की जाती है और इसका प्रोपगेशन भी महिलाएं करती हैं। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग एक अमली फन है जिसे खवातीन फनकारों ने सालों से फरोग दिया है। खवातीन के खुसूसी ताउन की अक्कासी करने वाले आर्ट की इस पेशकश में 40 से ज्यादा खवातीन फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया, जिसमें मिथिला पेंटिंग में पहली पद्मश्री जीतने वाली जगदम्बा देवी की पेंटिंग के साथ साथ मिथिला पेंटिंग्स का मजमुआ भी शामिल है, जिसमें रामायण की कहानियों को दिखाया गया है। एक महाकाव्य है ये। पूरे हमारे देश में इसके 300 से ज़्यादा वर्जन हैं और जो फोक वर्जन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं ये करीबन 20 साल का संग्रह है, जो मैंने करीबन 400 पेंटिंग संग्रहित किए हैं रामायण पे। मिथिला रामायण की जो प्रदर्शनी हम लगा रहे हैं आज, इसमें 40 से ज़्यादा महिलाओं का काम है यहाँ एग्जिबिटेड और ये सभी महिलाएं अलग अलग दौर में मिथिला पेंटिंग करती थी। कुछ मास्टर क्राफ्ट्समैन हैं, पद्मश्री विनर्स भी हैं और कुछ जो सीनियर आर्टिस्ट हैं और कुछ नए आर्टिस्ट हैं। पेश की गई पेंटिंग्स रामायण के मिथिला वर्जन को जाहिर करती हैं। माँ सीता की जाए पैदाइश मिथिलांचल में रामायण से खास लगाव है, जहां आज भी नए शादीशुदा जोड़े को राम और सीता का अक्स समझा जाता है। इन अकायद के हुस्न को परवान चढ़ाने और नई नस्ल से मुतारिफ कराने के लिए इस तरह की तकरीबात बहुत जरूरी हैं। मिथिला रामायण की इस प्रस्तुति में न केवल मिथिला पेंटिंग की अद्भुत कला का प्रचार प्रसार हो रहा है, बल्कि इस कला को आगे बढ़ाने में महिलाओं की लगातार चली आई भूमिका से भी हमारा परिचय किया जा रहा है। यह मातृशक्ति से हमारा परिचय भी है और उसका प्रोत्साहन भी। कैमरा पर्सन सेंथिल के साथ अंबिका रश्मि, DD न्यूज़। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। और आपको बता दें कि ये खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वैसे तो ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में इसी जगह दी है। सफ़े अव्वल पर ये आपको सुर्खी नज़र आ जाएगी कि कशीदगी के बावजूद हिंदुस्तान की जानिब से मालदीव को ज़रूरी सामान की सप्लाई दी गई है। जहाँ मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा पड़ोसी पहल की वजह से ही भारत के अज़्म का उन्होंने इयादा किया है और कहा है कि हमेशा भारत इन कामों में सबसे आगे रहता है, अपने पड़ोसी का हमेशा ख्याल रखता है। बल्कि अगर देखा जाए तो मालदीव और हिंदुस्तान के जो बीच में जो ताल्लुकात हैं उस पर अभी बर्फ़ जमी हुई है। बावजूद इसके भारत ने ये पहल की है और जो पड़ोसी पहल की नीति है इसी के तहत ये पहल की गई है। जो ज़रूरी सामान है वो मालदीव को पहुँचाया गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन काफ़ी अहम हो जाती है। राजनीति पर नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है बीजेपी। कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने सहारनपुर दौरे पर थे और एक जलसे से, चुनावी जलसे से उन्होंने खिताब किया और वहाँ उन्होंने ये बात कही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे साथ लोग इख्तिदार के लिए नहीं, एक मिशन के लिए काम करते हैं। और इसके अलावा भी उन्होंने कई अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाई और कहा कि कहीं ना कहीं जो विकास है उससे हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और राजनीति नहीं करेंगे बल्कि राष्ट्र नीति को हम सबसे आगे रखेंगे और लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे ताकि भारत आगे बढ़ सके और इसकी तरक्की हो सके। और आइए अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन, ये भी काफ़ी अहम हो जाती है। अपोजिशन की गिरफ्तारी गैर कानूनी तो अदालतों से राहत क्यों नहीं। बेशक वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही। एक्साइज पॉलिसी घोटाले केस में दिल्ली सरकार के कई वुज़रा इस वक्त घिरे हुए हैं और जेल में भी हैं। उसी के ताल्लुक़ से ये बयान दिया है वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कि अपोजिशन की गिरफ्तारी अगर गैर कानूनी है तो अदालत की तरफ से उन्हें राहत क्यों नहीं दी जा रही, एक सवाल उन्होंने खड़ा किया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी नाज़रीन। एक्साइज पॉलिसी का जो मामला चल रहा है, जैसे कि अभी हम आपसे बात कर भी रहे थे, इसी के ताल्लुक से सिसोदिया की अदालती हिरासत में 18 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है और ईडी ने जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत की थी। अगली समाअत 10 अप्रैल को होगी और आपको यहाँ ये भी बता दें कि एमपी संजय सिंह भी इसमें मौजूद थे। और साथ ही आपको यहाँ बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने एक्साइज पॉलिसी से जो मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसमें जो गिरफ्तार हैं साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, उसकी दरख्वास्त की मुखालफत बहुत ज़ोरदार तरीके से की थी। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। वाशिंगटन से नाज़रीन ये खबर है कई अखबारात में कि 8 अप्रैल को मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और अमरीकी नजूमियों ने खतरे की घंटी का एक तरह से हॉर्न बजा दिया है और साथ ही जो नजूमी हैं अमेरिका के, उन्होंने ये बात कही है कि जो सूरज ग्रहण होने वाला है इसमें ये सूरज ग्रहण ट्रंप की इंतखाबी मुहिम पर मनफी नताइज मुरतब कर सकता है। अब क्या होगा ये आने वाले 8 अप्रैल को ही नाज़रीन पता चल पाएगा। और अब आइए देख लेते हैं अगली सुर्खी। अगली सुर्खी नाज़रीन इसराइल से मुताल्लिक़ है। इसराइल को असलहे की फ़रोख्त रोक दी जाए, जर्मन वकला की अदालत में ये दरख्वास्त दी गई है। जी हाँ, इसके जो इंसानी हुकूक़ के लिए जितने भी वकला काम कर रहे हैं उनकी ये दरख्वास्त है कि इसराइल को असलहे की जो फ़रोख्त हो रही है उस पर रोक लगा दी जाए ताकि जो इंसानी हुकूक़ हैं उनको कहीं ना कहीं पासदारी उनकी की जा सके। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी नाज़रीन इसी के ताल्लुक़ से है। इसराइल गज़ा में इमदादी कारकुनों के कत्ल पर तहक़ीक़ात के मुकम्मल नताइज जल्द ही शाये करेगा। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। शुमाली गज़ा की तकरीबन 70% आबादी को तबाहकुन भूख का सामना है। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रही है। गज़ा में भी कहर जैसी सूरत हाल के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 तैयारों और 2 मिस्री तैयारों ने 82 टन खुराक और इमदादी सामान शुमाली गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में गिराया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने फुटेज जारी की है जिसमें दिखाया गया है कि इसकी फ़िज़ाइया मिस्र के साथ मुश्तरका कोशिशों में शुमाली गज़ा में इंसानी इमदाद की पार्सल भेज रही है। और आपको बता दें इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर अपने ही मुल्क में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसराइल के शहर तेल अवीव में एक रैली के दौरान हज़ारों अफराद ने
इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा किया। इसके अलावा मुजाहिरीन ने आने वाले महीने में मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी किया। इस दौरान मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई। आपको बताते चलें कि बेंजामिन नेतन्याहू को न सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि इसराइल के बाहर भी बढ़ती हुई तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मगरबी ममालिक ने भी फ़लस्तीनी शहरियों से मुंसलिक इंसानी बहरान पर गम और गुस्से का इजहार किया है। यूरोपीय मुल्क स्लोवाकिया में होने वाले सदारती इंतखाबात में बाएं बाजू की कौम परस्त जमात के उम्मीदवार पीटर पेलेग्रिनी के सदर के ओहदे पर आने से मौजूद रूस नवाज वज़ीर आज़म रॉबर्ट फेको को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पेलेग्रिनी को इंतखाबात में 53% से ज़्यादा वोट मिले। काबिल गौर है कि स्लोवाकिया के सदर के पास ज़्यादा इंतज़ामी इख्तियारात नहीं होते हैं, लेकिन वो अदालत में कवानीन को वीटो कर सकते हैं या अदालत में उनकी आईनी हैसियत को चैलेंज कर सकते हैं। अपनी जीत के बाद पेलेग्रिनी ने कहा कि वो ऐसे सदर बनेंगे जो लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाने वाले फैसलों में हुकूमत का साथ देंगे। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग का वाकया सामने आ गया है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक बार के अंदर फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के दौरान 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक पुलिस अफसर समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के मुताबिक अमेरिका में 10 मिलियन से ज़्यादा आबादी वाले आला आमदनी वाले ममालिक में हथियारों से होने वाले कत्ल के वाकयात सबसे ज़्यादा हैं। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमें खराब कारकर्दगी के दौर से गुजर रही हैं। अब तक खेले गए 4 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 1 मैच जीता है, जबकि मुंबई इंडियंस को इस सीजन में एक भी जीत नहीं मिली है। आज के मैच में मुंबई इंडियंस अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए पहली जीत हासिल करने की कोशिश होगी। और आईपीएल में आज दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों का लखनऊ में मुकाबला होगा। इस सीजन में अब तक दोनों टीमें 2-2 मैच जीत चुकी हैं। सबकी नजरें आज लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव पर भी होंगी। उनकी शानदार कारकर्दगी की वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुज़िश्ता 2 मैचों में जीत हासिल की थी, जबकि गुजरात के लिए शुभमन गिल ने गुज़िश्ता मैच में 48 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 89 रन बनाए थे। वो अपनी कारकर्दगी को जारी रखने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर मौजूद गुजरात जायंट्स जीत के साथ अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करेगी। गुज़िश्ता रोज खेले गए आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी को 6 विकेट से शिकस्त देकर चौथी जीत दर्ज की। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने विराट कोहली की 113 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग की मदद से 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 183 रन बनाए। गर्चे जोस बटलर के नाकाबिले शिकस्त 100 रन और कप्तान संजू सैमसन की 69 रन की निस्फ सेंचुरी की मदद से राजस्थान ने 5 गेंदें बाकी रहते हुए 4 विकेट पर 189 रन बनाकर मैच जीत। भारतीय मर्द हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में 5-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पर्थ में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले क्वार्टर से ही भारतीय टीम पर दबाव डाला और हर पहलू से टीम इंडिया को पीछे रखा। दोनों ममालिक के दरमियान खेली जा रही ये टेस्ट सीरीज पेरिस ओलंपिक्स के लिए बहुत अहम है। दोनों टीमों के दरमियान अगला मैच इतवार को खेला जाएगा। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।